इतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की आदत हो गई तो अब ये चाहता है कि कंटिन्यू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती रहें, इससे ऐड होती रहें, लेकिन यहाँ का चार्ज खत्म हो गया। चार्ज खत्म हो गया तो यहाँ पे अब फील्ड लाइंस अटैच होना बंद हो गई। तो ये क्या करेगा इंडक्टर कि शुरू में कैपेसिटर के पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में बदल गई? मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में चेंज हो गई। ठीक है, अब चूंकि ये न्यूट्रलाइज हो चुका है, अब ये इंडक्टर वापस से इसको चार्ज करेगा, इस डायरेक्शन में इसको चार्ज देना शुरू करेगा। जब इस डायरेक्शन में इसको चार्ज देना शुरू करेगा तो फिर से ये चार्ज होगा, और जब ये चार्ज होगा तो फिर से ऐसे करंट फ्लो करा के इसको मैग्नेटिक फील्ड अटैच कराएगा। दिस इज हाउ एन एलसी सर्किट वर्क्स। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक बार इधर से करंट जा रही है, एक बार उधर से आ रही है, इसी को तो ऑसिलेटर कहते हैं। तो कुछ ऐसे एलसी सर्किट काम करता है, और इसको अब हम देखेंगे कि वहां पे क्या होता है। तो ये हमारा सर्किट है। यहां पे इसको कहते हैं टैंक सर्किट। ये दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली कपल्ड हैं। और जो पीछे हमने देखा था कि जब इंडक्टर में चेंज हो रहा था, तो जैसे जैसे इंडक्टर में चेंज हो रहा था, इसका चार्ज खत्म हो जाने के बाद उसने वापस से चार्ज करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे जो सर्किट है ये L1 और ये L, ये बेस बैटरी है, कलेक्टर बैटरी है। यहाँ से जब हमने सर्किट चालू किया, ये स्विच ऑन करेंगे हम, तो स्विच ऑन करने पे यहाँ से जाएगा IC यहाँ से जाएगा, और यहाँ से IB। ठीक है, जब यहाँ से IB जाएगा और यहाँ से IC जाएगा, ये कलेक्टर करंट और यहाँ से बेस करंट। ठीक है, और ये NPN है, NPN ट्रांजिस्टर है। तो यहां से जैसे जैसे इसमें करंट फ्लो होगी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगातार अटैच होगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड को ये अटैच करेगा इससे, ये मैग्नेटिक फील्ड को ये अटैच करेगा ऐसे L से, यानी इस वाले इंडक्टर से, क्योंकि ये आपस में म्यूचुअली कपल्ड है। तो यहां जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, यहां अटैच करता जाएगा। और अभी आपने एलसी सर्किट में पढ़ा कि यहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है, यानी इसमें चेंज हो रहा है, तो ये क्या करेगा? इसको चार्ज कर देगा, इसको पॉजिटिव और इसको निगेटिव। तो जैसे ही ये चार्ज होगा तो ये भी करंट फ्लो कराना शुरू कर देगा, यानी ये IB को सपोर्ट करेगा। यानी इसमें चेंज के कारण इसने अपना मैग्नेटिक फील्ड इससे अटैच करा दिया, और इसने क्या किया? इस कैपेसिटर को चार्ज कर दिया। और कैपेसिटर जैसे ही चार्ज हुआ तो ये कैपेसिटर प्लस है इधर, तो प्लस से ये भी करंट फ्लो कराना शुरू कर देगा और IB को सपोर्ट करेगा। IB की अपनी वैल्यू इस बैटरी के कारण जो थी, अब इस कैपेसिटर के कारण थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाएगी। और आपने इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था कि IB में एक छोटा सा चेंज IC में बहुत ज्यादा चेंज करेगा। अब इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ, इसमें बहुत ज्यादा चेंज हुआ, यानी IB की वैल्यू में एक छोटा सा चेंज IC की वैल्यू में बहुत बड़ा चेंज करता है। तो यहां से IC की वैल्यू बढ़ जाएगी। IC की वैल्यू बढ़ेगी तो यहाँ पे और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, और ये और ज्यादा यहाँ पे अटैच करेगा, ये फिर से और ज्यादा चार्ज करेगा, और IB की वैल्यू और बढ़ेगी। तो पहले हाफ साइकिल में ये हो रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब IC का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? जब IC का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा तो उसके बाद तो ये बढ़ने से रहा, तब क्या होगा कि ये वापस से चार्ज इसको लेने लगेगा, वापस से चार्ज ये इसको देने लगेगा। यानी दूसरे हाफ साइकिल में क्या होगा? दूसरे हाफ साइकिल में इसकी वैल्यू कम होगी तो इसकी वैल्यू भी कम होगी, और इस तरह से पहले हाफ साइकिल में ये बढ़ेगा और दूसरे हाफ साइकिल में कम होगा। यानी एक तरह से देखें तो ये फीडबैक का काम कर रहा है। फीडबैक क्या करता है? यहां से देखिए, यहां से इनपुट में हमने दिया, एम्पलीफायर ने क्या किया? जैसे इनपुट कुछ ऐसा दिए हो, तो एम्पलीफायर ने क्या किया? इसको ऐसे एम्पलीफाई कर दिया, लेकिन ये सिग्नल गिरता है। तो हमने क्या किया? एम्पलीफाई से आउटपुट जो आ रहा है, इसको फिर से मैंने फीडबैक के थ्रू फिर से एम्पलीफायर में भेजा। ये तब तक भेजते रहेंगे हम लोग जब तक कि ये एम्पलीट्यूड को ऐसे कांस्टेंट ना कर दे। तो ये भी वो जब तक होता रहेगा जब तक कि एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट ना कर दे। तो यही एक सर्किट बनाना रहेगा आपको। ये वाला सर्किट एक फीडबैक सर्किट बना दीजिएगा, और शुरू में इंट्रोडक्शन इसका दीजिएगा। एन ऑसिलेटर इज ए डिवाइस दैट जनरेट्स वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एट कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, और ये ऐसे काम करता है। सो दिस इज हाउ एन ऑसिलेटर वर्क्स। सो ये था ऑसिलेटर के बारे में। और अगला है हमारा मैक्सवेल्स इक्वेशन। बहुत लोगों का डिमांड आ रहा था मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो देखते हैं कि मैक्सवेल इक्वेशन क्या है। मैक्सवेल्स इक्वेशन
जब हम लोग अपना 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करते हैं, 12th का तो पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बाद शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म, फिर पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ऑल्टरनेटिंग करंट, और फाइनली हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इन सब को मिलाकर हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जब आप पढ़ लेते हैं ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक साइंटिस्ट की एंट्री होती है जिनका नाम है मैक्सवेल, और ये क्या कहते हैं कि आपने जितना पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, यानी पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को यू कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ओनली 4 इक्वेशंस। ये कहते हैं कि पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को आप सिर्फ 4 इक्वेशंस के हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और यही 4 इक्वेशन, इनमें से कोई भी इक्वेशन इन्होंने अपने से नहीं दिया, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अदर साइंटिस्ट, यानी जो दूसरे साइंटिस्ट ने दिया था उसको चुना इन्होंने, और 4 को एक लाइन में इन्होंने फिक्स कर दिया और बोला कि ये 4 इक्वेशन पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझाने के लिए इनफ है। दैट मीन्स द 4 इक्वेशंस आर गुड इनफ टू एक्सप्लेन एंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और वो 4 इक्वेशंस क्या थी? तो मैक्सवेल ने जो इक्वेशन दिया उसमें से पहला इक्वेशन इन्होंने चुना था गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहला इक्वेशन इन्होंने ये चुना, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर आपको याद होगा तो ये होता है गॉस लॉ क्या होता था? अगर आपको याद होगा तो ये होता था E डॉट डी एल या डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता था। क्या बताता है ये इक्वेशन? इन्होंने इसको ही क्यों चुना? क्या बताता है ये इक्वेशन? तो यहां पे ये Q डायरेक्टली E से रिलेट कर रहा है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है तो श्योरली वहां चार्ज हुआ होगा, तभी जनरेट हुआ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नॉलेज ही चार्ज से शुरू होता है। अगर चार्ज नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगा। सो व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? ए चार्ज। बिना चार्ज के आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इमेजिनेशन कर ही नहीं सकते। दैट मीन्स अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है तो श्योरली एक चार्ज रहा होगा जिसने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट किया होगा। और दूसरे तरह से आप ये सोच सकते हो कि अगर चार्ज रहेगा तो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर बनाएगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो श्योरली एक चार्ज रहा होगा जिसने इसको क्रिएट किया होगा। सो पहला इक्वेशन क्या बात करता है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? ए चार्ज। विदाउट चार्ज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। सो पहला इक्वेशन इनका ये बताता है कि बिना चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता। तो इसमें से हमको क्या मिलता है? इस इक्वेशन से हमको क्या मिलता है? ये इक्वेशन क्या एक्सप्लेन करता है? तो पहला इक्वेशन क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, it states that total electric flux through a closed surface is 1 by epsilon naught times the total charge enclosed in the surface. So this is what it states, Gauss law in electrostatics। यानी अगर किसी सरफेस के अंदर Q चार्ज है तो फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स हो जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज। तो यहाँ पे Q है तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर 5Q रहेगा तो 5Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पहला इक्वेशन इन्होंने ये चुना गॉस लॉ में, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन इन मैक्सवेल्स इक्वेशन। अब आते हैं हम लोग दूसरे इक्वेशन की तरफ। व्हाट इज द सेकेंड इक्वेशन? तो सेकेंड इक्वेशन इन्होंने चुना गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। इसको क्यों चुना? दिस इज हार्डली इंपॉर्टेंट, और इसमें हमने बहुत ज्यादा बात नहीं की थी, और इस पे न्यूमेरिकल वगैरह भी ज्यादा सॉल्व नहीं हुए थे। ये क्या कहता है? क्लोज्ड इंटीग्रल B डॉट डी एल इज इक्वल टू 0। इस पे ना हमने ज्यादा न्यूमेरिकल किया था ना बहुत ज्यादा बात हुई थी, लेकिन मैक्सवेल ने इसको क्यों चुना और पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझाने के लिए ये इक्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इनके कहने का मीनिंग क्या था कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे ये कोई क्लोज सरफेस है, अगर यहां से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर जा रही है
तो श्योरली कहीं से एंटर की होंगी। ये कंटिन्यूअस लूप होता है, ये श्योरली कहीं से एंटर की होंगी। तो अगर यहां से 3 लाइन बाहर जा रही है तो श्योरली 3 लाइन अंदर आ रही होंगी। तो फ्लक्स कितना अटैच हुआ, यहां से -3 और यहां से +3, तो -3 + 3 कितना 0। इसको कहने का मतलब ये है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को सेपरेट नहीं किया जा सकता, या मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखिए, अगर यहां पे चार्ज रखिएगा तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ बाहर जाएगा, लेकिन यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड आया कहां से, कहीं से ना कहीं से एंटर किया होगा। तो एंटर करेगा वो -3 और बाहर जाएगा वो +3 और टोटल मिला कितना हो गया 0। लेकिन यहां से चार्ज से जो बाहर जाएगा ये सब के सब बाहर जा रहा है, तो सिर्फ ये अटैच हो रहा है। यहाँ पे जितनी अंदर आ रही है उतनी बाहर जा रही है, तो कितना अटैच हुआ 0। सो दूसरा इक्वेशन उन्होंने ये चुना, दूसरा इक्वेशन उन्होंने गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म को चुना था, क्लोज्ड इंटीग्रल B.dl = 0। तीसरा इक्वेशन देखेंगे हम लोग। तीसरा इक्वेशन क्या चुना था इन्होंने, थर्ड इक्वेशन इन्होंने चुना था फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या कहता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू EMF इंड्यूस्ड। तो ऐसा होता था E = -dφ/dt, ऐसा होता था। और हम लोगों का एक पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू -dV/dr। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, E × dr इज इक्वल टू -dV। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम निगेटिव हटा दे रहे हैं, तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहां से भी मैं निगेटिव हटा दिया और यहां से भी मैंने निगेटिव हटा दिया, ठीक है। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां से भी हम माइनस को हटा दे रहे हैं, ओके। तो यहां से अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे, और dV का इंटीग्रेशन हो जाएगा V = E.dr, ये हो जाएगा E × dr। ठीक है। तो V क्या है, क्या हम इसको EMF लिख सकते हैं, E या EMF। तो यहां पे इस जगह पे क्या हम लिख सकते हैं, E के जगह पे V, तो ये हो जाएगा V = dφB/dt, ठीक है, क्योंकि EMF है और यहाँ पे V है, वही बात है। तो हमने V को लिख दिया। क्या हम V के जगह पे लिख सकते हैं E × dr इंटीग्रेशन = dφ। फाई को क्या लिख सकते हैं हम, B.A लिख सकते हैं और बटे में dt। ये है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। थोड़ा सा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड से अटैच किया इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E = dV/dr, और यहां से dV मैंने निकाला तो E × dr, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया तो dV का आ गया V, और V = E × dr इंटीग्रेशन। तो V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पे EMF, एक ही बात है। तो हम E के जगह पे V को लिख सकते हैं, तो E के जगह पे मैंने V को लिख दिया, ठीक है। अब V किसके बराबर है, E × dr के बराबर इंटीग्रेशन, तो मैंने यहां लिख दिया। और ये dφ भी क्या होता है, B.A, तो मैंने लिख दिया B.A, और बटे में क्या है dt। क्या बताता है ये इक्वेशन, तो यहां पे देखिएगा चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे B चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड dV/dt है, क्या क्रिएट कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से इन्होंने बताया कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इक्वेशन का कंक्लूजन क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है वो क्या क्रिएट कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज हाउ ही चोजन द थर्ड इक्वेशन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये तीसरा इक्वेशन उन्होंने चुना, इसका कंक्लूजन ये है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। चौथा देखेंगे हम लोग। फोर्थ इक्वेशन में इन्होंने भी थोड़ा काम किया था। जो फोर्थ इक्वेशन था वो एम्पियर सर्किटल लॉ था, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ को इन्होंने चेंज किया था, बोला था कि ये पूरी तरह सही नहीं है। एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता था क्लोज्ड इंटीग्रल B.dl = μ0 × I, लेकिन इन्होंने बोला नहीं, ये पूरी तरह सही नहीं है। इन्होंने अपना नाम इसमें जोड़ा और ये कुछ ऐसे हुआ, मैक्सवेल
एम्पियर सर्किटल लॉ, ये चौथा इक्वेशन बना। और ये इक्वेशन कुछ ऐसे बना था, क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई सी कंडक्शन करंट प्लस आई डी। डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट दिया था मैक्सवेल ने और बोला कि एम्पियर का जो सर्किटल लॉ है वो अधूरा है, तो उन्होंने पूरा किया था जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ चुके हैं ये डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। ठीक है, अब यहां से अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, कंडक्शन करंट को हम लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन डी टी, और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डी टी, ये होता है। अब यहां से हम इसको लिख सकते हैं बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ई डॉट ए अपॉन डी टी। यहां पे क्या दिख रहा है, इसमें क्या खास बात है, यहां पे देखिए डी अपॉन डी टी, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स, यहां पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये वाला चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, यानी उसका रिवर्स, थर्ड लॉ का रिवर्स। यहां पे कंक्लूजन क्या लिखेंगे, यहां पे कंक्लूजन हो जाएगा चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। सो ये था मैक्सवेल्स इक्वेशन। सो मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन चुने थे और चारों में उन्होंने क्या बोला था कि दिस 4 इक्वेशंस आर गुड इनफ टू एक्सप्लेन एंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यानी आप 12th क्लास पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो ये 5 यूनिट होते हैं वो 5 यूनिट पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहे जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इन सब को मिला के हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इन सब को इन्होंने बोला कि इतना जो आपने पढ़ा 6 महीने में, ये सब को मैं सिर्फ 4 इक्वेशन से समझा सकता हूँ। एंड दीज वर द 4 इक्वेशंस टू एक्सप्लेन एंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इसे ही हम मैक्सवेल्स इक्वेशन कहते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है 5 नंबर के लिए। सो आज के लॉन्ग क्वेश्चंस में बस 2 ही, कल हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच।